सभा मंच पर उपस्थित सभा के मंच की अध्यक्षता कर रहे स्वामी अखिलेश जी, राजकुमार भारत जी और जितने भी मेरे सम्मानित वरिष्ठ वक्तागण हैं, दूर दराज क्षेत्रों से, राज्यों से, शहर से आए हुए तमाम वक्तागण साथीगण, आप सभी का जिला सहारनपुर की सरजमी पर जनता दी संगठन के माध्यम से मैं सुरेश जी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने यहाँ आकर के सहारनपुर की जमीन को पाक पावन किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के ओजस्वी भाषणों में, आप जैसे मार्गदर्शकों के माध्यम से, आप जैसे ओजस्वी बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा जो ज्ञान चर्चा यहाँ पर गुजर भवन में सहारनपुर हो रही है, उसमें आप लोगों के माध्यम से जो मुझे बोलने का मौका दिया गया, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मंच पर उपस्थित और सभागार में उपस्थित तकरीबन मेरे सभी साथी श्रद्धेय महिला वर्ग लगभग अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में और देश चिंतन के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है। और आप सभी का अनुभव मेरे ख्याल में मेरे से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देश का सिपाही रहा हूं, देश की सेवा करने का जो मौका प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला है, उसके माध्यम से सर्विस की है, उसके माध्यम से देश के कई राज्यों में, छोटे बड़े शहरों में, ग्रामीण अंचलों में रहने का अनुभव प्राप्त हुआ है। ये आप लोगों के माध्यम से हुआ है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से हुआ है। आज का जो यहाँ पर 3 दिवसीय हमारा भारतीय क्रांतिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 20, 21, 22 मई 2023 चल रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, आप सभी ने उस विषय में बताया है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्र गांधी जी की बात से सहमत नहीं हूं। ये बात सही है कि आपने शोध पत्र तैयार किया है, गहन अध्ययन किया, क्योंकि जब हमारी कलम चलती है तो कलम चलने से पहले कम से कम 100, 20, 50 हजार पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है, अनुभव देना पड़ता है, तब जाकर के हमारी कलम चलती है, तब वो निकल कर निष्कर्ष समझ प्रस्तुत होता है, जिससे हम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम मैं व्यवस्था परिवर्तन के विषय पे ही आ जाता हूँ। अगर हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि व्यवस्था पैदा कहां से हुई। व्यवस्था के पीछे जातिगत व्यवस्था छिपी हुई है। देश के अंदर में सबसे पहले अगर हम राजीव दीक्षित जी के विचारों को वाकई देश में फैलाना चाहते हैं और हम धर्म स्वदेशी संलग्न भांति चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम जो हमारे देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था फैली है उसका सत्यानाश करना होगा, जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक दिशा और हमारे विकास को और हमारे देश की एकता अखंडता को विखंडित किया। जब तक हम हमारे देश की वर्ण व्यवस्था को छोड़ नहीं करेंगे, आपके लिए, आप सहारनपुर को छोड़िए, पूरे देश को ढूंढ लीजिएगा, देश का वंचित समाज, देश का दबाहुजा समाज, देश का पीड़ित समाज आपके साथ एक दिन खड़ा नहीं होगा जिस दिन तक, जब तक आप देश की वर्ण व्यवस्था की चोट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने उस व्यवस्था पे बदलना पड़ेगा जिस व्यवस्था के बदौलत आज भी देश के अंदर में सिर्फ स्कूल में बच्चों को पानी पीने की वजह से जेल तक निर्माण हो जाता है। जब तक ये व्यवस्था बदली रहेगी तब तक देश के निर्माण का व्यवस्था परिवर्तन को भागीदारी रहेगी। जब तक देश के अंदर में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, सरकारी कर्मचारी का बेटा, राजनीति का बेटा एक साथ एक मंच पर आकर के हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। और सीधे और संक्षिप्त शब्दों में अगर मैं कहूं, राष्ट्र निर्माण के लिए और जन भागीदारी के लिए हमारे पास में पूरे देश के अंदर से सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं करोड़ों लोग निकल कर युवा आ जाएंगे। जिस दिन हमने इंटेलेक्चुअल करनी सीख ली, आज मुझे बता दिए, हमारे कल साथी यहाँ पर हमारे पास बैठे जो हरियाणा प्रदेश से आए थे, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में मैं सर्विस करता था और सर्विस के साथ साथ में मेरे अपने कट अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा,
आप जो शादी है सभी यहाँ बैठे, हिसार डिस्ट्रिक्ट बैठा हुआ, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लघु सचिवालय 2012 से भगाड़ा गांव के दलित लोग बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ इतना था, दलित लोग 2012 से बैठे हुए हैं, क्या लेकर के बैठे? उनकी मांग पता क्या है? देश के अंदर में, गांव के अंदर में उन्होंने कुछ लोग जो थे, जो शिक्षित लोग थे, जो परिश्रमी लोग थे, वो अपने गांव के समाज के बच्चों के लिए पहलवानी के तौर पर सिखाने के लिए उनकी बहु बेटियों के लिए एक अखाड़े की जरूरत थी। देश के रूढ़िवादी लोगों ने उन लोगों के इस बात को लेकर के कि भाई तुम हमारी बराबरी करके पहलवान तैयार कराओगे, लोगों को गांव के अंदर से छीन करके निकाल दिया है। अगर आपको उदाहरण चाहिए, मैं अभी इसी बात किसी मंच से आपसे भी बात करा सकता हूँ। बंदा हिसार डिस्ट्रिक्ट की लघु सचिवालय में बैठे हुए पिछले 2012 से, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, देश का आम आदमी समानता के साथ नहीं देखेगा, आप फिर मेरे साथ जब आप राजनीतिक सड़कों पे चले, कोई आने वाला नहीं। जब तक हम शिक्षा में बढ़ जाएंगे, कल नहीं करेंगे। आपने विद्यार्थी जी, आपने मेघालय जी का नाम लिया है, आपने मेघालय जी का नाम लिया, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था में बात की है, मुझे बता दीजिए। देखिए, अगर मैं वंचित समाज से आता हूं तो मुझे सबसे पहले इस बात की पीड़ा होगी, जिस व्यवस्था ने मेरे स्कूल के दरवाजे बंद किए थे, जिस व्यवस्था ने मेरे व्यवहार के दरवाजे बंद किए थे, जिस व्यवस्था ने मुझे घर से निकलना बंद कर दिया, जिस व्यवस्था ने मेरी शिक्षा बंद कर दी थी, मैं तो विदेशी शिक्षा की तरफ जाऊंगा ना। इसका दोषी कौन है? इस पर व्यवस्था को बता दीजिए, देशों के अंदर कौन लेकर के आया? जब तक देश के अंदर में जिस लोगों ने मेघालय को, आप खुले मन से जाकर के इस बात की वोटिंग करवा लीजिए, आपसे ज्यादा देश के अंदर में वो लोग मिल जाएंगे मेघालय की शिक्षा से प्रभावित होंगे। और देश के अंदर में मुझे बता दीजिए कि मैं और आप देश चला रहे हैं क्या? देश वो लोग चला रहे हैं जो 1950 के बाद में देश आजाद हुआ था, गणतंत्र हुआ था हमारा देश वो लोग चला रहे हैं। देश को अगर भ्रष्टाचार विग्राम में भेजा तो मैंने आपने भेजा क्या? मैं और आपको उससे फलिशुद्ध उदाहरण है। कल भी वो टाइम के सरकारी बना रहे थे, आज भी वो टाइम करके सरकारी बना रहे हैं। परिवर्तन कौन करेगा? मेरा मानना है देश के अंदर में उन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया जिसे उन्होंने पीछे एक हीन भावना छुपी हुई है। जब तक वो नहीं मिलेगी, बड़ा मुझे बता दीजिए, सरकार में कहते चंद लोग बैठे रहते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि सरकार चंद ही लोग चाहते हैं। आपने अभी कहा कि मोदी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे। अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं, देश में आप बात करते हैं राम राज्य की, योगी जी राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य की नीति पे काम करिए, तो फिर मुझे और आपको भारत के क्रांतिकारी राष्ट्र सम्मेलन की तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल आपको एक मंच पे आना पड़ेगा, या तो आप ये कीजिए कि हम उसके विरोधी हैं। देखिए, जब तक आप विरोध पैदा नहीं करेंगे तब तक सिस्टम में खाली नहीं उठ सकते। और एक मंच पे आप एक बैठ करके एक उसकी नीति का समर्थन करेगा और एक नीति का विरोध करेगा, दोनों में भेदभाव पैदा हो जाएगा। इन चीजों को हमें बदलना पड़ेगा। और वाकई में अगर अपने देश के सिस्टम को बदलना है, मैं आपको अपना कड़वा अनुभव बता देता हूँ, मेरा पर्सनल होगा, मैं किसी का सुना समाज नहीं करता हूँ। भोज के अंदर में मैं दलित समाज से आता हूँ। 2017 में मेरी पोस्टिंग नागालैंड में है। देखिए, जिन लोगों को सताया गया है, ये मान सकते, मैं इस बात को मान सकता कि देश के अंदर में मतलब जो हमारे कानून की, जिससे भारत का संविधान कहा जाता है, भारत का संविधान बाकी अंग्रेजी को कॉपी हो सकता है, मैं मानता हूँ उस बात को। भाई ये देश का संविधान अंग्रेजों का दिया हुआ संविधान है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन देश का वंचित समाज इस बात को कभी नहीं मानेगा कि ये वंचित अंग्रेजों का दिया हुआ, क्योंकि देश के वंचित समाज को उन्हीं अंग्रेजों ने अधिकार दिए हैं। और अगर अंग्रेजों ने उनका अधिकार दिए हैं तो मैं आप क्या कर रहे थे? देश के अंदर वो व्यवस्था जब पहले पैदा हुई थी, अंग्रेज तो बाद में आए ना, अंग्रेज बाद में आए ना, व्यवस्था पहले पैदा हुई थी। क्या मेरे गांव का, मेरे देश का, मेरे शहर का, मेरा राज्य का बच्चा, क्या तुम्हारा बच्चा खाली बिल्डिंग बर्तन ही बनाएगा? क्या जो किसान का बेटा हल चलाएगा खाली हल चलाएगा? क्या एक बच्चा किसान का खेत में छोटी लगा खाली उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? भाई देश में सबको बराबर आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए मेघालय की शिक्षा का लोग समर्थन कर रहे हैं। और फिर आप ये मत भूले कि मेघालय की शिक्षा को मैंने नहीं दिया, मैं 20 साल सर्विस करके आऊं सर फौज के अंदर में। मैं आपको बता रहा हूं, देश के अंदर में, हमारे देश के अंदर में 80% वर्ग, 80% जो कार्य है ना, वो अंग्रेजी भाषा में हो रहा है, हिंदी में नहीं हो रहा है। और हिंदी की ये जो दिशा है, हिंदी की विडंबना ये देखिए कि हर साल प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में, जिसे हिंदी पखवाड़े के नाम से जाना जाता है, हिंदी पखवाड़े के नाम पे भारत सरकार, राज्य सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं हिंदी
उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए इस नीति को बदलने की जरूरत है। क्या मैं और आप बदल देंगे इसको? जो लोग सत्तासीन है वो बदलेंगे इसको। हमारे देश की 200 भाषाएं हैं, मेरे ख्याल में हमारे देश की जो अक्षेत्रीय 200 भाषाएं हैं जो अंग्रेजी शिक्षा के चलते वो विलुप्त हो चुकी है। इसके जिम्मेदार मैं आप थोड़ा ही है, इसके जिम्मेदार वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं। जब देश आजाद हुआ सत्ता में कौन बैठे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद में कौन कहता? इंदिरा गांधी बैठे। कांग्रेस को गाली क्यों दे रहे हो भाई? कांग्रेस को गाली क्यों दे रहे हो? अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता फिर आप ये कहोगे कि मनमोहन सिंह जो है सोनिया गांधी के इशारों पर काम कर रहे थे। अभी जी सर, मैं वहीं आऊंगा, उन चीजों पर ही आऊंगा बिल्कुल। जिस समय हमारे बीच में उन मुद्दों पर जो हमारे समक्ष दिख रहा है, अगर उसके पीछे छिपी हुआ पारदर्शिता को समक्ष नहीं करेंगे तो हमें भ्रमित होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इसका काम कौन करेगा? इसका काम मैं और आप ही तो करेंगे। तो वो काम कब होगा? जब मैं और आप एक साथ मिलकर के आएंगे तभी तो होगा ना। मैं जिला सहारनपुर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से कार्य कर रहा हूँ समाज के लिए। मैंने एक कॉपी खाली इसलिए नहीं लगाई श्रीमान जी की मैं खाली कॉपी करके बैठा, मुझे शौक लगा था। मैं अपना सब कुछ छोड़ के विद्यार्थी जी, मुझे इसलिए आपकी पीड़ा का एहसास होता है क्योंकि आपके अंदर जो पीड़ा है वो मेरे अंदर पीड़ा है। लेकिन वहां कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो मन उड़ा बैठा हुआ है उसने मुझे और आपको तोड़ के रखा हुआ है, जो मुझे और आपको एक मंच पे आकर बैठने नहीं मिलता। उसी में उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे और आपके जैसे लाखों लोग जो संगठनों की दुकान खोल करके बैठे हैं उनका सिर्फ यही काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। मतलब मैं और आपको पहले भी बैठे थे, क्या देश का मतलब क्या अभी आजाद हुआ है? क्या देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे नहीं थे क्या आज तक? क्या देश में जिन्होंने देश आजाद किया क्या मैंने आपने किया? क्या देश की आजादी में देश के विभिन्न वर्ग के हर आदमी के हर देश को स्वतंत्रता सेनानी ने जाति और विभेद और भेद से ऊपर उठकर देश को आजाद करवाया। वो देश के लिए काम करते थे। और देखिए हमें ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम लोगों की गलत खामियों में झांक करके देखें। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं खुद क्या कर रहा हूं। ये समझ में आता है कि भाई अब से पहले या यूं कहिए कि 2014 से पहले सत्ता उन लोगों के हाथों में थी जो देश के विकास के बारे में नहीं सोचते थे। अब ये सुन लीजिए विद्यार्थी जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खुल के बोल रहा हूं, सत्य को कोई कहा नहीं सका। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे पहले देश के अंदर में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी। आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी का कुछ ही नहीं। 2014 के बाद में देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी है सबको पूछ के देख लीजिएगा, सबकी पेंशन सबके रोजगार सारे ठप कर दिए गए। आप थोड़ा सा सिर्फ पीछे आ जाइए सर, अगर देश के अंदर सरकारी व्यवस्था ना होती ना, जो लोग सरकारी व्यवस्था का विरोध करते हैं वो ये जान लीजिए, वैश्विक महामारी कोरोना जिसे दिया, कोरोना का जिसको नाम दिया गया है, इस कोरोना काल में देश के वो सरकारी व्यवस्था में काम करने वाले लोग भी देश की आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। मैं और आप अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। जिसे प्राइवेट, मैं बहन जी ने एक बात कही, निजी वर्ल्ड पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के अंदर में सारी संस्थान आज बंद हो चुकी हैं। अब मुझे बताइए, अगर मेरे का रोजगार के व्यवसाय पैदा नहीं होंगे तो मेरे आने वाले बच्चे पढ़ करके करेंगे क्या? मेरे ख्याल में क्या मतलब मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या मैं इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में क्या मतलब गुजारा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। ये जरूरी है कि किसी भी भाषा पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो भाषा हमारी जरूरत बन जाए। गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कि कह दो अंग्रेजों से, गांधी जी अंग्रेजी भूल गए। पर इतिहास सबने अपने अपने हिस्से का किया है भाई, ऐसी बात नहीं है। आपने बात कही है कि अगर गाड़ी का इंजन पुराना हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए। आपका संकेत बिल्कुल सही है। अगर मान लिया कार्य व्यवस्था पुरानी हो चुकी है तो बदल देना चाहिए। मेरे ख्याल से जब हम किसी घर के मुखिया हैं और एक परिवार को चला रहे हैं, अगर मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी ठीक से नहीं कर रहा हूं तो मेरे ख्याल में मैं अपने परिवार को नहीं चला रहा हूं। इसमें खाली दूसरों की नहीं है, मेरी है। देश के संविधान में 9-10 लोग थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, उनमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी थे।
डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जिसमें संविधान लागू हुआ, देश के अंदर में संविधान लागू होने के बाद में संसद में एक बात कही थी सर, कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, संभवतः बुरा ही साबित होगा अगर उससे समाज में लाने वाले हाथ धो हो। और उन्होंने उसके साथ दूसरे शब्द जोड़े थे कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें प्रयोग में लाने वाले हाथ बुरे होंगे तो संभवतः बुरा ही साबित होगा। अगर मुझे जिम्मेदारी नहीं है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर में स्वच्छ अभियान के तहत घर घर शौचालय बनवाने का विकल्प लिया, क्योंकि खुले में सोच मतलब दुनिया को बीमारी से दूर करना। अगर खुले में सोच करते तो बीमारी पैदा होती है। उन्होंने संकल्प लिया कि देश शौच मुक्त होना चाहिए, सबके घर में शौचालय होना चाहिए, ताकि बहु बेटियां घर से बाहर ना जाए, गंदगी ना फैले। अगर वो शौचालय मेरे घर में बना है तो उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी तो है ना, प्रधानमंत्री आगे इसको साफ करेंगे क्या? व्यवस्था जो मुझे दे दी गई है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई उसका दायित्व तो मैं ही पूरा करूंगा ना। क्या आकर के देश के प्रधानमंत्री घर घर आकर के या शौचालय में झांक आकर के इस बारे में बताएंगे कि भाई तुम्हारा शौचालय साफ नहीं है, मैंने इसको बनवाया था, ध्यान नहीं दी। जिन चीजों के बारे में हमें बिल्कुल तरीके से पता है, मुझे मालूम है, देखिए सर, क्योंकि हमारा देश विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्ग से बना हुआ देश है और यहाँ सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी वर्ग विशेष की अच्छाई या बुराइयों की तुलना या आकलन सिर्फ दो चार व्यक्तियों के अच्छे बुरे भावने से नहीं किया जा सकता। वहां पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका परित्याग क्या है, उन्होंने देश हित के लिए बलिदान किया। हमारे पास में कहने के लिए इतना कुछ हुआ पता है सर जी कि जिसकी हम कल्पना नहीं करते। मैं बात 2017 की कर रहा था, स्वामी अग्निवेश जी, मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ। दरअसल होता क्या है, जिस समय हमारे बीच में कुछ हम चर्चा करते हैं तो जो हमारे मुद्दे हैं दरअसल हम उनसे भटक जाते हैं। भटकने का कारण क्या होता है, क्योंकि जितनी पीड़ा मेरे आपके अंदर बैठी हुई है, क्योंकि आप समाज के अंदर निकले हैं, आप लोगों का बड़प्पन है कि आप मतलब जो अपनी सन्यासीगिरी और अपनी तपस्या को छोड़ करके गांव गांव शहर शहर देश के आवाम को जगाने के लिए देते हैं। वरना सन्यासी का काम तो एकांत में बैठ के खत्म करना है। लेकिन सन्यासी की गलती नहीं है, क्योंकि मैं और आप अपना अपना धर्म खो चुके हैं। इसलिए महात्माओं को और सन्यासियों को अपने तक छोड़ करके, आश्रमों से छोड़ करके गांव घर में निकलना पड़ा। जब तक मुझे अपनी जिम्मेदारी का, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, देश में परिवर्तन नहीं होगा। जब तक मैं और आप भाई भाई नहीं होंगे, तब तक देश में विकास नहीं होगा। जब तक हम एक साथ एक मंच पर आकर एक देश के लिए काम नहीं करेंगे, देश में विकास नहीं होगा। विद्यार्थी जी, मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपके साथ तन मन धन से निकलेंगे। आप निकलिए कैसे? आप व्यवस्था में जोड़ कीजिए, आप देश की पेंशन लोगों को दिलवा दीजिए, देश का सरकारी कर्मचारी विभाग आपके साथ लग जाएगा। देश की सिपाही, देश का जवान, देश का जितना भी सरकारी वर्ग है, जो नॉन पेंशनर है, उनका मुद्दा उठाइए। देश का पूरा तमाम जितना भी सरकारी नॉन पेंशनर है, सर आपके साथ आ जाएगा। देश के जितने भी व्यावसायिक लोग हैं, जिन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला, उनके बारे में जो चर्चा कीजिए, सारे आपके साथ आ जाएंगे। देश के वंचित समाज के बारे में बात कीजिए, देश के दबे पिछले लोगों के बारे में बात कीजिए, देश की शिक्षा को छोड़ कीजिए, रोजगार के बात कीजिए, अर्थव्यवस्था पे बात कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग आपके साथ मिल जाएंगे। और मेरा दावा है कि कोई भी उस व्यवस्था परिवर्तन को बदलने का प्रयास नहीं आपसे छीन सकता जिस पीड़े का आप निकले हैं। आप कदम तो उठाइए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मुझे बेहद दुख है इस बात का कि मैं आपकी पत्रिका को नहीं पढ़ रहा है, वरना मैं आपको सही बता रहा हूं, इस मंच से मैं आपको और भी जवाब दे सकता हूँ। मैं कल फिर आपको इसको पढ़ने के बाद में, आपकी पत्रिका को पढ़ने के बाद में मैं फिर समझ दूंगा। सर मेरी कलम चलती है, उसके अंदर मैं बताऊं सर आपको, मेरा मसला मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हटके हो जाती हैं। मेरी बाबा जी मेरी यूनिट में मैं ट्रांसफर होता हूँ, उससे पहले मेरे चर्चे चले जाते हैं। बोला देखना भाई खुराफाती आदमी आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वो क्यों? क्योंकि सच के खिलाफ आवाज वहां भी उठी है, सच के खिलाफ आवाज, झूठ के खिलाफ आवाज वहां भी उठती थी, झूठ के खिलाफ आवाज यहाँ भी उठी है। और जब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि देश की मिट्टी में पला हूं और उस देश की मिट्टी में पला हूं जिस देश ने पूरी दुनिया को विश्व रूप से संभालित किया। और जब तक मेरे अंदर में देश का खून है, मेरे देश का नमक है, मैं चाहे देश की सरहदों के साथ, देश की सेवा में जहां भी रहूंगा, तन मन धन से मेरे अंतिम अक्षर तक मैं देश प्रेम के लिए जिंदा रहूंगा। आप सभी ने मेरी बात सुने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच के माध्यम से देखिए, चर्चा हमारी बहुत होगी। मैं चाहूंगा देश के किसी भी कोने पे
आप मुझे आमंत्रित तो कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आप भूलिए इसको, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मैं आपकी तरह घर छोड़ के निकला हूँ, अपना सब कुछ त्याग दिया मैंने, जो कुछ भी लेकर आया था 2, 4, 10 रुपए जो मिले थे मैंने सब समाज को त्याग कर दिया। हमारे अशोक जी हमारे साथ खड़े, मुख्य मार्गदर्शक है मेरे, राजेश्वर दास जी बैठे हुए, मुख्य सलाहकार है हमारे, इनके माध्यम से बीजेपी में यहाँ पे देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ महानुभाव, क्योंकि जब आप मेहनत और सच्ची निष्ठा के साथ में कदम उठाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी संकल्प से, आपके लक्ष्य से आपको धक्का दे। हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा, हमने खुद उसका संघर्ष करके देखा। 3 साल जो हमारे यहाँ पे बीजेपी बनी हुई है जिला सहारनपुर के अंदर में, साथियों 15 साल हो गए लगभग मेरे, लेकिन आज तक उसमें सुविधा नहीं मिली। अशोक यादव जी है, बाबा जी है हमारे साथ में, देश का, शहर का हर वर्ग का आदमी हमारे साथ जाति और खंड छोड़ करके एक साथ सड़कों पर निकला, और सरकार को, प्रशासन को मजबूर होना पड़ा और उसके अंदर सुविधा देनी पड़ी जिसकी हमें जरूरत थी। वरना आप जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में, आप इसका पूरा विश्लेषण करके देख लीजिएगा, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं भी वो मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके लिए जाकर आम आदमी अच्छा से इलाज करवा सके। अब सोचिए, एक गरीब आदमी अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाने के जाएगा, सोचेगा सबसे पहले तो 500 रुपए उसकी फीस है, जो गरीब आदमी की 2 दिन की मजदूरी होती है, उसके बाद में तब कहीं जाकर के वो आपको फीस और रुपये की बात में करेगा। जबकि अगर उस पीजीआई में सुचारू रूप से सारी सुविधा शुरू हो जाती है तो 1 रुपए की पर्ची पर, मान्य साहब, 1 रुपए की पर्ची पर बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। तो हमें क्या चाहिए, गरीब आदमी को, देश के आम आदमी को क्या चाहिए, मुझे बताइए सर। देश के ऐसे कितने लोग हैं, कितने नागरिक हैं जो मतलब हाई ट्रीटमेंट लेकर अमेरिका जाकर, जापान जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। जब मैं सब देश की बात करता हूँ, मुझे सबसे पहले मेरे देश के अंदर में मेरे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ, मेरे देश के अंदर में मेरे नौजवानों को, मेरे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। जिस समय मेरे देश के युवा नौजवान पूरी दुनिया में, आज हम दुनिया की सबसे बढ़ती हुई आबादी का दूसरे पायदान पर खड़े हैं, अगर मेरे देश का पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नौजवान आबादी अगर भूखी नंगी अपने रोजगार ढूंढ रही है, तो सबसे पहले मुझे उनके रोजगार के बारे में सोचना होगा, उनकी शिक्षा के बारे में सोचना होगा, उनकी व्यवस्था के बारे में सोचना होगा, तब कहीं देश में परिवर्तन होगा। और इन्हीं मुद्दों पर हम बात कर सकते हैं। आप सभी ने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सुरेश भाई, मैंने बताया आपको बहुत संघर्षशील है। ये एक बार उस साथियों के साथ इसके में आंदोलन कर रहे थे, तो मेरे बड़े भाई बाबा जी ये उधर से आ रहे थे, देखा भाई क्या मामला है,